हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। आज हम अगेन स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में करेंगे रेडियो एक्टिविटी। और कुछ बच्चे परेशान हैं कि मैम कुछ टॉपिक लेफ़्ट हो गए हैं फिज़िक्स में। ठीक है, जो टॉपिक लेफ़्ट हो गए हैं मैं बार बार बोल रही हूँ कि न्यूमेरिकल में उसको कवर करवा दूँगी मैं। ठीक है, प्रैक्टिस भी करेंगे वहाँ पे, वो सब क्वेश्चन स्ट्रिंग पुलीज़ और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कवर हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो जो लेफ़्ट है चलिए करते हैं रेडियो एक्टिविटी, जो कि है केमिस्ट्री का यूनिट। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? सबसे पहले इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एमिशन of radiation from radioactive substance। ठीक है, क्या होता है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि पोलोनियम। ठीक है, एग्जाम्पल पोलोनियम, यूरेनियम, ये सभी क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इनमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्लियर? जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। हिंदी वाले बच्चे, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही कर रही हूँ, तो आप कोशिश करो कि समझ के हिंदी में नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी की बुक उठा के हिंदी में नोट्स बना लो। क्लियर है? क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ साथ साथ हिंदी में भी इतना लिख सकूँ। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन मेरी हिंदी में ही है। तो ये बात क्लियर है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते कौन से हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जिनके न्यूक्लियस काफ़ी क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। न्यूक्लियस क्या होते हैं? अनस्टेबल। ठीक है, न्यूक्लियस स्टेबल भी होंगे और अनस्टेबल भी होंगे। तो जो अनस्टेबल होंगे वो होंगे आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब अनस्टेबल न्यूक्लियस कौन से होंगे? जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, ये दो एग्जांपल, कार्बन के आइसोटोप्स हैं ये दोनों। इसमें जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही इक्वल हो जाएं वो हो जाएंगे आपके स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक, और जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल ना हो वो होंगे आपके अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हो जाए तो स्टेबल, नहीं इक्वल हो तो अनस्टेबल। जैसे कि इसमें अगर देखें तो आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वही आपका क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं? 6। और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा? A - Z, यानी कि 12 - 6, ये आ गया 6। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। अगर यहाँ तो ये हो गया आपका स्टेबल, जो 12 कार्बन है ये आपका क्या हो गया? स्टेबल। अगर हम इसकी बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका? प्रोटॉन हो गया जो कि हो गया 6, एंड 14 क्या है? 14 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? न्यूट्रॉन, जो कि हो गया 8। तो देखो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं हैं, तो ये हो जाएंगे अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से रेडिएशंस निकलती हैं, क्यों निकलती हैं? क्योंकि उनका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो वो स्टेबल होने के लिए उसमें से क्या निकालते हैं? रेडिएशंस एमिट करते हैं ताकि वो स्टेबल न्यूक्लियस बन जाए। क्लियर है इतनी बात? तो वो रेडिएशंस जो निकलती हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्लियर है इतनी बात? और देखते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियस और अनस्टेबल न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर जो 1 to 80 होते हैं, एटॉमिक नंबर जहाँ पे 1 to 80 होते हैं, इनके रेंज में जो आते हैं वो ज़्यादातर आपके स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपके स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, कुछ बहुत अनस्टेबल भी हो सकते हैं। और जो अबव 80 होते हैं एटॉमिक नंबर,
अबव 80, तो वो आपके होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर जिनका 1 to 80 के बीच में होगा जनरली आपके क्या होंगे, स्टेबल न्यूक्लियस, और अबव 80 होगा तब वो क्या होंगे, आपके अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, मेनली 3 टाइप्स की रेडिएशन होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक, एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, इसमें क्या है, आपका कोई सब्सटेंस है जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव है। जैसे यूरेनियम हो गया आपका, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। यहाँ पे क्या होगी, आपकी 2 प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं। यहाँ पे रख दिया पॉजिटिव प्लेट्स और यहाँ पे कर दिया नेगेटिव प्लेट्स। अब क्या होगा, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो अनस्टेबल होगा। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, रेडिएशंस को एमिट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशंस एमिट करता है। तो जो रेडिएशंस एमिट करता है तो क्या देखा जाता है कि कुछ रेडिएशंस क्या होती है, नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं। कुछ रेडिएशंस क्या हो रही हैं, नेगेटिव प्लेट्स की तरफ जा रही है। नेगेटिव प्लेट्स की तरफ जा रही है यानी कि ये रेडिएशंस जो हैं इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पता चला कि ये जो रेडिएशन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको बोला गया अल्फ़ा रेडिएशंस। ठीक, इसी तरह देखा गया कि दूसरे टाइम पे कुछ जो रेडिएशंस हो रही हैं वो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ जा रही है। इसका मतलब है पॉजिटिव की तरफ जा रही है यानी रेडिएशंस क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं। ठीक है, वो कोई नेगेटिव चार्ज है यानी कि उसको बोला गया बीटा रेडिएशंस। ठीक है, और कुछ रेडिएशंस देखा गया कि वो सीधे एमिट हो गई विदाउट एनी डेविएशन, ना वो पॉजिटिव की तरफ गया ना ही नेगेटिव की तरफ गया, वो न्यूट्रल है, उसको बोला गया गामा रेडिएशंस। तो इस तरह से आपके एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से 3 रेडिएशंस निकलती है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। क्लियर है? तो अल्फ़ा जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। बीटा क्या होता है आपका, नेगेटिवली चार्ज होता है, एंड गामा क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और अल्फ़ा, बीटा, गामा पे अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आए हैं। हर बार क्वेश्चन इस पे आए हैं। ठीक है, 2021 में भी क्वेश्चन इसका आया हुआ है। अब देखते हैं इसके कुछ लॉ हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये एमिशन जो होता है इसका क्या लॉ है, कुछ एक रूल रेगुलेशन से ही इसमें प्रोसेस हो रहा होगा ना। ठीक है, तो उनके पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये क्या होता है, इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, अपने आप ये रेडिएशंस होती हैं। क्लियर? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, इट डज नॉट depend on like temperature and pressure, यानी कि इस पे किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचर में अपने आप होने वाली प्रोसेस है। ठीक, इस पे टेम्परेचर एंड प्रेशर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं। No two radiations emit together, यानी कि 2 रेडिएशन एक साथ नहीं निकलेगी। एक बार में अल्फ़ा निकलेगा
ठीक है, या हो सकता है एक बार में बीटा निकले। ऐसा नहीं है कि एक तरफ अल्फ़ा निकलेगी एक तरफ बीटा निकलेगी, एक साथ दो रेडिएशंस एमिट नहीं होंगे। ठीक है, एक टाइम पे एक ही रेडिएशन एमिट होगी। इज इट क्लियर? तो सेकंड पॉइंट हो गया ये। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ड्यूरिंग अल्फा डीके during alpha decay the atomic number of parent nuclei will decrease by 2 and atomic mass will decrease by 4। क्या मतलब है इसका कि जब अल्फ़ा डीके होता है, मान लो ये कोई एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से एंड मास नंबर को डिनोट करते हैं A से। इसका क्या होगा? अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके का मतलब क्या है कि उसमें अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा होगा। ठीक, तो एटॉमिक नंबर हो गया 2, मास नंबर हो गया 4। तो जो इसका पेरेंट न्यूक्लियाई, ये पेरेंट न्यूक्लियाई हो गया और ये डॉटर न्यूक्लियाई हो गया। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये डॉटर एंड ये पेरेंट न्यूक्लियाई। तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है ये डिक्रीज़ हो जाता है 2 से। एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिक्रीज़ बाय 2, तो Z-2 एंड एटॉमिक मास विल डिक्रीज़ बाय 4, यानी एटॉमिक मास क्या हो जाता है, डिक्रीज़ बाय 4। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा डीके। तो इस चीज़ को याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कैसे सॉल्व होता है। तो जो अल्फ़ा डीके होता है, एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज़ बाय 2 और मास नंबर डिक्रीज़ बाय 4। क्लियर है? न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इसी तरह क्या होगा, बीटा डीके, ड्यूरिंग बीटा डीके the atomic number of parent nuclei will, इसमें क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, will increase by 1 and mass number, atomic mass will remain same। चलिए, बीटा डीके में क्या होगा, जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज़ होगा 1 से, और जो उसका मास नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, वो सेम रहता है। जैसे कि एक्स एलिमेंट, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, इसका क्या होगा, बीटा डीके। तो इसमें क्या निकलेगा, बीटा का एमिशन होगा, बीटा पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसलिए जब डॉटर की बात होती है इसमें, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है 1 से, क्योंकि यहाँ पे -1 निकल जाता है। जब आप इसको दोनों को देखो तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये इसी के इक्वल हो जाएगा जेड के। और मास, एटॉमिक मास पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, 0 नहीं रहेगा। एटॉमिक मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि बीटा पे चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे ना तो इंक्रीज़ होगा और ना ही डिक्रीज़ रहेगा, एटॉमिक मास जो है वो सेम रहेगा ड्यूरिंग द बीटा डीके।
क्लियर। हिंदी मीडियम के बच्चे एटॉमिक नंबर समझ रहे हैं ना। आई थिंक परमाणु संख्या होता है और यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान होता है ना, एटॉमिक मास का मतलब। तो उसी की बात हो रही है यहाँ, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या चेंज होगा। संख्या 1 से बढ़ जाएगी और द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम रहेगा ड्यूरिंग द बीटा डिके। क्लियर। बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार पढ़ेंगे, नोट्स बना लो, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है। 5th पॉइंट, ड्यूरिंग गामा डिके। अभी आपको बताया कि गामा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, वो सेम रहेगा। द एटॉमिक नंबर, पूरा लिख लेना, एटॉमिक नंबर ऑफ अ पेरेंट न्यूक्लियाई एंड एटॉमिक मास विल रिमेन सेम। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है गामा, तो उसमें ना एटॉमिक नंबर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, ना ही एटॉमिक मास पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो दोनों ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। कल जो कि आपका 2010 में आया, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपका अल्फ़ा और बीटा डिके के ऊपर, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का। क्लियर। और अभी मैं आपको टॉपिक के साथ एक एक दो दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगी। इसके बाद जब आपका पूरा यूनिट फिनिश हो जाएगा तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इकट्ठे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं टॉपिक के साथ एक दो क्वेश्चन समझाने के लिए करूँगी, बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए देखते हैं। द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 23592 डिकेज इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स लेड में। ठीक है, 207 से 82। द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, आपको ये ऑप्शंस दे, कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है और ये देखना है किस में चेंज हो रहा है। ठीक है, 235, अगर आपको नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो क्या करना है, ये है 235, एटॉमिक मास देखेंगे, ये मास है और इसका मास, दोनों को क्या कर देंगे माइनस, 235 माइनस 207, और डिवाइड कर देंगे किससे, हम सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल निकाल रहे हैं, तो मास क्या होता है, डिक्रीज़ करता है 4 से, यानी 4 से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। बात समझ आई। दोनों के मास हैं उनको माइनस करके, क्योंकि हम अल्फ़ा पार्टिकल्स निकाल रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे 4 से, इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 4, 4 7 जा, यानी कि आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स कितने आगे, 7 आगे। तो देखो 7 किस में, इसमें या इसमें, इसमें, तो आपको एक ही देख के पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। फिर भी हम बीटा भी चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। इसमें क्या करना है, बीटा निकालने के लिए एटॉमिक नंबर को देखो, नंबर क्या है 92 माइनस 82, 92 माइनस 82 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आएंगे उसको माइनस कर देना है, तो ये हो गया आपका 10 माइनस 40, यानी कि आ गया आपके पास -4। ठीक है, एटॉमिक नंबर 92 माइनस में 82। ठीक है, दोनों को माइनस करके माइनस में 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा पार्टिकल्स, -2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा पार्टिकल्स, -2 करके अल्फ़ा पार्टिकल कितने आए हैं 7, उसको इसमें से माइनस कर देना है। इज़ इट क्लियर। तो इस मेथड को याद रखेंगे कि क्या करना है। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, जहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि आपको नंबर ऑफ़ अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स निकालने हैं, तो यही मेथड अपनाना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जब आपका यूनिट फिनिश हो जाएगा। इज़ इट क्लियर। तो आपके पास आ गया बीटा, कितने आ गए, बीटा पार्टिकल्स आ गए आपके पास 4। नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि बीटा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो इसका करेक्ट आंसर इज़ बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 2005 में आया है। ऑन बम्बार्डिंग 7
नाइट्रोजन 14 with alpha particle. The nuclei of the product formed after release of proton. जो नाइट्रोजन है वो किसके संग रिएक्ट कर रहा है? अल्फ़ा पार्टिकल के संग। और जो प्रोडक्ट बना रहा है वो रिलीज़ ऑफ प्रोटॉन के बाद बना रहा है, यानी प्रोटॉन निकलने के बाद का प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है। तो इसका हम अगर देखें तो क्या है, ये दिया गया है नाइट्रोजन है, किसके संग कर रहा है? अल्फ़ा पार्टिकल के संग। तो अल्फ़ा का एटॉमिक नंबर 4 एंड 2। अल्फ़ा पार्टिकल को एज अ हीलियम ही लिया जाता है ना, ठीक है। तो वही एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आप याद रखेंगे जो हीलियम का होता है, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल के संग कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है? प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। वही प्रोडक्ट आपसे पूछा गया आफ्टर रिलीज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कौन सा होता है आपका? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या हो गया? 1। ये हो गया आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन रिलीज़ हो गया आपके पास, बचा ये। अब आप इनको टोटल करके देख लीजिए, 14 + 4 18 हो गया। 18 में से एक तो निकल गया, 14 + 4 18 हो गया। 18 में से एक एटॉमिक मास निकाल दो तो कितना बचेगा ऊपर? 17। एंड यहाँ पे देखें 7 + 2 कितना हो गया? 9। और यहाँ पे 1 निकल गया तो कितना बचा? 8। क्लियर है? अब ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन का ही होता है ना एटॉमिक नंबर 8, किसका होता है? ऑक्सीजन का। और मास नंबर क्या होता है? 17। आपको ऑप्शन में भी सारे ऑक्सीजन के ही आइसोटोप्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के आइसोटोप्स दिए हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? 8 ऑक्सीजन 17, ठीक है। ये आपका ऑप्शन में गिवन है और आप इसको करेक्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन समझ आया? आप इनको बैलेंस करके देख लीजिए। यहाँ पे एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 17 + 1 18। यहाँ पे भी 18 था, 14 + 4 18। 7 + 2 9 एटॉमिक नंबर, 8 + 1 9 एटॉमिक नंबर। बैलेंस है इक्वेशन, तो यही करेक्ट हो गया। इज़ इट क्लियर?